नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आज हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल BK ओबराय हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे क्या योजनाएं हैं और क्या लक्ष्य रखा है उन्होंने। ओबराय साहब, पहले स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अब कमान संभाल ली है स्टैंडिंग कमेटी की, किन चीज़ों को आप अपने काम करने के लिहाज से बड़े मुद्दे मानते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है, जो बेसिक है, वो है सफाई। जी। सफाई को करने के लिए मैंने अभी स्टैंडिंग कमेटी में ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैंने कहा, एक सोल्जर जो फाइटिंग के लिए जाता है, अगर उसको आप सोल्जर को भेज दोगे विदाउट ए गन, हाउ इज़ गोइंग टू फाइट। अगर आप स्वीपर को जा रहे हैं कि कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, उसके पास व्हीकल ही नहीं है उसको लोड करने के लिए, आपके ड्राइवर नहीं है उधर, 50% फ्लीट आपका ख़राब पड़ा हुआ है, तो बताइए आपका वहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठेगा कैसे? CND वेस्ट पड़ा, उसको कौन उठाएगा फिर, अगर आपके व्हीकल और आपके ड्राइवर नहीं है जी। तो इसीलिए मैंने DC को एक इंस्ट्रक्शंस इशू की है थ्रू कमिश्नर कि हर स्टैंडिंग कमेटी से पहले वो मेरे को 48 आवर्स बिफोर रिपोर्ट देंगे कि उनके एरिया में कितनी गाड़ियां ऑन है, कितनी ऑफ है, कितने ड्राइवर नहीं है, ये है, ताकि इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जी। और यही जो है, अगर ये चीज़ें ठीक होंगी तो हमारी सफाई भी और ठीक हो जाएगी। दूसरा मेरा यह है कि ये अनऑथराइज कॉलोनी जितनी भी हैं, कोई भी सरकार आ जाए जी। इनको ना तो तोड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती इनका, एक्सेप्ट इनको डेवलप करने के लिए क्या किया जाए। कई बार प्लान आए, उनको अभी प्रधानमंत्री योजना के अगेंस्ट उनको मकान का, उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। तो हम चाह रहे हैं कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज में प्लॉट्स हैं, एज इट शुड बी पास्ड, चाहे वो आधा बना हुआ है, डबल बना हुआ है, जितना भी बना हो उसको एज सच पास कर दिया जाए और उनको परमिशन दे दी जाए कि दे शुड गो हेड विद द प्लान, ताकि वो अपना प्लान पास करवाएं, अपना बैंक से लोन ले सकें, और आगे जो इनकी फैमिलीज बढ़ रही हैं उनके लिए सिंगल स्टोरी है तो उसको चाहिए डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, तो एक बार उसको कर दें, क्योंकि ये किसी की भी गवर्नमेंट के बस का नहीं है कि इतने लाखों लोगों को आप वहाँ से निकाल सको। रेवेन्यू उससे आएगा जब पास होगी, 2 लाख 1.5 लाख रुपया जो पासिंग में होगा उसका, वो रेवेन्यू कॉरपोरेशन को आएगा, तो उसका जो प्रॉब्लम है फंड्स की, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, फंड्स के लिए मैंने ये कहा है कि मैंने देखा है एज ए चेयरमैन वार्ड्स कमेटी, बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी आई हैं जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई यहाँ से हो सकती है, वहाँ से बैठ के नहीं हो पाई। एक तो है जो जितनी भी साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं उनको मैं स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ। वहाँ अगर 1000 लोग बैठते हैं तो पर्ची 200 से ज़्यादा की नहीं कटती है, जो रेवेन्यू मैं लॉस कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी एज ए पायलट प्रोजेक्ट में एक जोन को लेके, या एक जोन में भी 10-15 साप्ताहिक बाज़ार लेके, कि मैं उसका अंदाज़ा, मुझे मालूम है कि इतने एरिया में 200 लगेंगी, 400 लगेंगी, 6x4 के कितने लग सकते हैं, मेजर करा के कि हाँ यहाँ 1000 लग सकती है, तो वहाँ का मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा, मुझे आप 6x4 के हिसाब से, जो पर्ची का 15 रुपये के हिसाब से, आप 15,000 रुपये जमा कराइए और कल बाज़ार लगा लीजिए, ताकि आपको फिक्र नहीं है, वहाँ हज़ार नहीं तो 1100 बैठे होंगे। ये तो नहीं है ना 1000 में आपको सिर्फ 200 का मिल रहा। तो उससे अगर रेगुलराइज कर सकता हूँ, स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा। तो वो है। तीसरा मेरा, मैंने देखा है बहुत हालत ख़राब है, जो बेचारे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वर्कर स्वीपर है, उसके मदर की डेथ होगी, वर्किंग थी, उसकी जगह किसी को कंपैशनेट ग्राउंड में सर्विस मिलनी चाहिए थी, वो 2 साल से चक्कर लगा रहा है, 3 साल से चक्कर लगा रहा है, कोई उसको बादर नहीं कर रहा। तो मैं ये भी एक अपना स्टैंडिंग कमेटी में लगा रहा हूँ, या तो किसी की ड्यूटी लगेगी, कौन करेगा इसको, और हर फोर्टनाइट में इसको रिव्यू करा जाएगा, अगर 50 केसेस है तो अब कितने रह गए, ताकि DCs एंड स्टाफ जो है वो वर्क ऑन करे उसके ऊपर कि हाँ 50 थे, अभी दूसरी बार भी 50 हैं, तो पूछेंगे क्यों भैया, क्यों प्रोग्रेस नहीं है।
तो उस प्रोग्रेस को देखते हुए भी उसको मैं स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पब्लिक जो हमारे साथ है, जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उनको हेल्प मिल सके। ओबराय साहब, कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें अफसर काम करना नहीं चाहते हैं, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। अब जैसे आवारा पशुओं की बात करें तो पिछले सप्ताह एक घटना आई कि जब एक शिकायत की गई और उसके बाद हुआ ये कि शिकायतकर्ता का नंबर दे दिया गया अफसरों के द्वारा उन्हीं लोगों को जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीम गई आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, लेकिन चालान एक भी नहीं हुआ, एक भी पशु नहीं उठाया गया। मेरे पास आए थे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, मैंने डायरेक्शन दिया डायरेक्टर विजिलेंस को, इनके सामने ही बैठ कर दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे रिपोर्ट ना तो इन्होंने किया, ना उन्होंने बताया कि उठी या नहीं उठी। जी जी तो अगर ये रिपोर्ट मेरे पास आती कि नहीं उठी, तो आई वुड हैव टेकन द एक्शन अगेंस्ट दैट, जी बिल्कुल जिनको मैंने दिया था। जी। पिछले सप्ताह एक बात और आई थी सामने कि कई वर्षों से कुछ कर्मचारियों की वर्दियां एक गोदाम में पड़ी मिली थी, काफ़ी बड़ी संख्या में, आपकी जानकारी में भी होगा। क्या एक्शन लिया गया? ये बहुत पुराना है, मोहफत लाल का कोई जी मिल वगैरह थी, वहाँ से कई साल पुरानी मंगाई गई थी। अभी ये स्टैंडिंग कमेटी में जब अभी ये उठाया गया कि जो हमने नए ड्रेस वगैरह का ऑर्डर दिया है, वो 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर है उसमें, क्योंकि वो जो बनाई गई थी ना तो वो साइज़ वाइज थी, कुछ साइज नहीं था। अभी जो हम बना रहे हैं वो इलास्टिक वाली हैं, और वो चाहे 2 इंच छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी को देख के अभी जो नया ऑर्डर हम सोच रहे हैं कि कम से कम उनके ऊपर, सबके ऊपर लोगो लगा होगा, पता लगेगा कि ये कॉरपोरेशन का आदमी काम कर रहा है जी। तो उससे थोड़ा इमेज जाएगी कि हाँ 10 आदमी अगर वही ड्रेस पहन के घूम रहे होंगे और काम कर रहे होंगे इस एरिया में, तो पता लगेगा कि आदमी काम कर रहे हैं। आर्थिक संकट को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में बनी हुई है पिछले लंबे समय से। इस मुद्दे को किस तरीके से सुलझाएंगे? फिर एक बार 13,000 करोड़ की डिमांड हो गई है आपकी तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में बैठी है, उसके कुछ दायित्व हैं, कॉरपोरेशन भी उसी का पार्ट होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन बैठता है, और अभी जो बैठा है फाइनेंस कमीशन, उसने स्टेट्स को एडिशनल फंड दिया है। वो फंड कैलकुलेट किया जाता है कि कितना रेवेन्यू आने वाला है, उसके अंदर कितने % जो देते हैं उससे और इंक्रीज किया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी, इसके अंदर जो है आपकी फाइनेंस कमीशन के अंदर, थर्ड फाइनेंस कमीशन में जो हमको दिया जाता था वो अप्रॉक्सीमेटली 17.5% के करीब था, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दोनों को मिला के। अभी फोर्थ फाइनेंस कमीशन बैठा ही नहीं, और फिफ्थ बैठा तो उसने हमें सिर्फ 12.5% दिया, और उसमें सिर्फ नॉन प्लान्ड का बिल्कुल भी नहीं दिया। अभी प्लानिंग में अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो बताइए आप क्या करेंगे। इसी को जोड़ते हुए हमारा तीनों कॉरपोरेशन का जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का जो बैलेंस था वो नहीं दिया उन्होंने। वो उसके हिसाब से 13,000 करोड़ रुपया उनके तरफ बकाया है जी। वो जो मर्जी कहते रहे। चलिए, ये तो बात रही सियासत की। अगर 2017 के इलेक्शन की बात की जाए नगर निगम के, तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि केंद्र सरकार से नगर निगम सीधे पैसे लाएगा अगर दिल्ली सरकार नहीं देती है तो। उसके तरफ कुछ कदम बढ़े हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि आपने कहाँ से ये लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है प्रोजेक्ट्स के लिए देती है, मेंटेनेंस एंड पेयर अलाउंसेस के लिए नहीं देती। प्रोजेक्ट के लिए हमें हर साल मिनिस्ट्री से किसी सफाई के लिए व्हीकल्स खरीदनी है, या हॉर्टिकल्चर के लिए हमने और प्रोजेक्ट बनाने, उनके लिए हमें सेंट्रल दे रही है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल नहीं दे रही। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और पुरी जी थे, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया। लास्ट ईयर ही मेरा ख्याल 10 करोड़ से ज़्यादा हम उन्होंने दिया, जिसमें हमने डेवलप किए हैं पार्क वगैरह, कुछ मशीनरी वगैरह खरीदी है। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, लेकिन एज पर लॉ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को देगी तो स्टेट क्या करेंगे फिर? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है ना जी। तो ये प्रॉब्लम है। फंड्स आते हैं, लेकिन नॉर्मल मेंटेनेंस फंड और ये जो दिल्ली सरकार की है वो उनसे मिलना चाहिए जी। इलेक्शन
करीब करीब 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगी इलेक्शन की प्रक्रिया। ऐसी स्थिति में आपके साथ कार्यकाल जो है वो 6 महीने का है इस समय से। ऐसी स्थिति में आप आर्थिक स्थिति से किस तरीके से नगर निगम को निजात दिला पाएंगे? देखिए, आर्थिक स्थिति ठीक है, अपनी जगह बनी हुई है, लेकिन हमारा काम ही कुछ डिफरेंट है। मैं जितनी भी मैन पावर मेरे पास है, मैं उनसे काम ले रहा हूँ। मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मेरी सफाई के लिए मेरे पास सफाई सैनिक हैं, वो कर रहे हैं। मलेरिया वाले हैं, वो डेंगू और इसके लिए पूरा कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम अगर फंड नहीं मिलेगा तो कोलैप्स हो जाएंगे। हम कोलैप्स होने वाले नहीं हैं। ये हमारा चैलेंज है, हम करके दिखा रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।